नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। आज का जो चर्चा का विषय है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो इस अधिनियम को साथियों मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू उसमें भारत सचिव थे और जेम्स फोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। और मॉन्टेग्यू कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदार विचार के थे, भारत के साथ सिंपैथी रखते थे। तो इस अधिनियम को लाने की वजह क्या था साथियों? उस समय 1914 में विश्व युद्ध छिड़ी हुई थी और दरबारी बार बार भारत सरकार से यानी ब्रिटिश सरकार से मांग कर रही थी कि भारतीयों को विधानसभा में और केंद्रीय विधानसभा में और कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व दिया है। होम रूल आंदोलन 1916 में चल रही थी, उसके तहत स्वशासन की डिमांड हो रही थी। इन सारी गतिविधियों को देखते हुए 20 अगस्त 1917 ईस्वी को एडविन जो मॉन्टेग्यू ने संसद में बोला कि भारतीयों के भविष्य के विषय सुधारों के लिए यह धीरे धीरे एक संकेत है, मात्र है, और इसके आधार पर भारतीयों को सुधार किया जाए। इन सभी परिप्रेक्ष्यों के अंतर्गत आप देखेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में कुछ उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की बात की गई। यही वजह है कि इस एक्ट के तहत पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया गया। तो उत्तरदायी शब्दों का प्रयोग इसलिए किया गया, भारत में उस समय पूरी अशांत वातावरण फैला था और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में बहुत ज़्यादा विद्वेष की भावना थी। इन्हें शांत करने के लिए ऐसा शब्दों का प्रयोग किया गया था। और उसमें बोला गया केंद्र में एक द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक अर्थात एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। आज भी देखेंगे हम लोग, एक उच्च सदन में कौन है? राज्यसभा है, और निम्न सदन में कौन है? लोकसभा। तो उस समय राज्य परिषद हुआ करता था, जिसको उच्च सदन कहा जाता है, विधानसभा निम्न सदन। तो कुल सदस्यों की संख्या राज्य परिषद में कितनी थी? 60 थी। और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 34 थी। और मनोनीत सदस्यों की संख्या 26 थी। और इनका कार्यकाल क्या था राज्य परिषद में टोटल इन लोगों का? तो 5 साल का था। उसी तरह विधानसभा यानी लोअर हाउस की बात करें तो उसमें टोटल मेंबर यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 145 थी। उसमें निर्वाचित सदस्य 104 थे, मनोनीत 41 थे, और कार्यकाल इनका क्या था? 3 साल का था। राज्य परिषद और विधानसभा इन दोनों का कार्य लगभग समान था। अंतर क्या था कि बजट केवल निम्न सदन में ही स्वीकृत की जाती थी। आज भी बजट जो पेश किया जाता है निम्न सदन में पेश किया जाता है। प्रांतों में उस समय में फिर शासन व्यवस्था के रूप में क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान की गई और बोला गया कि प्रांतों के अधिकार में केंद्रीय अधिकार को थोड़ा कम किया गया। इस तरह केंद्रीय और प्रांतीय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अपना कानून व्यवस्था स्वयं बनाएंगे, ये बात कही गई। यही कारण है कि साथियों प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। अब द्वैत शासन प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनियस कार्टियस को कहा जाता है। और इसके अंतर्गत प्रांतों को क्या किया गया, यानी द्वैत शासन के अंतर्गत प्रांत के विषय को 2 भागों में बांट दिया गया। एक आरक्षित विषय कहलाया, दूसरा हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में क्या क्या आ जाता है? राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस इत्यादि बहुत सारे आ जाते हैं। उसी तरह हस्तांतरित विषय में देखेंगे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, इन सारे आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शासन कैसे चलता था, कैसे दो शासन आ गया? तो आरक्षित विषय में क्या है कि गवर्नर जनरल जो थे अपने कार्यकारी परिषद के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाते थे। उसी तरह हस्तांतरित विषय के अंतर्गत क्या था कि गवर्नर जनरल जो भारतीय प्रांतों में भारतीय मंत्री थे उनके सहयोग से शासन चलाते थे, इसीलिए इसे द्वैत शासन प्रणाली कहा जाता है। तो ये द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों से कब समाप्त हुई? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम इसे समाप्त किया गया। साथ ही फिर देखेंगे कि भारत में मॉन्टेग्यू को जो भारत सचिव थे उनको अधिकार दिया गया कि भारत में एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करे। महालेखा परीक्षक क्या करते थे कि उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, तो उस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया था? मॉन्टेग्यू को, जो सचिव थे, भारत सचिव थे। इसके अंतर्गत बोला गया कि भारत में इस अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियों को अलग अलग निर्वाचन का पद दिया जाए, निर्वाचन के भी विस्तार कर दिया गया। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में केवल मुसलमानों को अलग निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी, लेकिन यहाँ और उनको बढ़ा दिया गया, जो सिखों को अलग से दिया गया, भारतीय ईसाइयों को दिया गया, आंग्ल भारतीय जो थे उनको दिया गया, यूरोपीय जो लोग थे उनको सबके लिए अलग अलग और भी उसका विस्तार किया गया। साथ ही देखिए साथियों, बोला गया भारत में एक लोक सेवाओं का गठन का प्रावधान की व्यवस्था की गई।
तो साथियों ये प्रावधान का व्यवस्था लाने के बाद कही गई और इसीलिए ली आयोग का गठन किया। तो 1923-24 में ली आयोग का गठन हुई और 1926 में इस ली आयोग ने सिफारिश किया कि भारत में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए जो आईसीएस परीक्षा के लिए कैंडिडेट को क्या करे, एग्जाम ले सके। फिर साथियों देखेंगे इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट यानी प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। यानी केंद्र सरकार अपने बजट अलग पेश करेगी, प्रांत की जो सरकार थी या राज्य सरकार थी वो अपना बजट अलग पेश करेगी। साथियों फिर देखेंगे इस अधिनियम के तहत बोला गया कि केंद्रीय वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद थे और उसमें क्या था, टोटल सदस्यों की संख्या क्या थी, 8 थी, उसमें 3 ही भारतीयों को शामिल किया गया था। अब इन 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, इनको क्या क्या पद दिया गया था, तो विधि, शिक्षा और उद्योग दिया गया था। ये केवल एक ऐसा लगता है जैसे कि इनको प्रभावशाली भूमिका के रूप में रखा गया था और ये पद दिया गया था, लेकिन कार्य के रूप में उतनी विस्तार नहीं थी। फिर साथियों देखा गया, बोला गया कि इस अधिनियम के लिए यानी 1919 का अधिनियम कहते हैं कि वैधानिक आयोग का गठन किया जाए और यह आयोग क्या करेगी कि जो अधिनियम अभी 1919 का अधिनियम लाया गया है इसमें कितना डेवलपमेंट किया गया, कितना इसका विस्तार हुआ, कितने भारतीय अभी शासन व्यवस्था के उत्तरदायी हो सके, इनकी समीक्षा करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। यही कारण है कि 1919 का ये भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो आयोग गठन किया गया 1929 में आना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि उससे पहले ही अर्थात 1927 ईस्वी में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया और वो साइमन कमीशन 1928 में 3 फरवरी 1928 में भारत आई थी और भारतीयों ने उसका जबरदस्त विरोध किया क्योंकि उनको आना चाहिए था 1929 में, लेकिन आया 2 साल पहले यानी कि 1927 में। उसमें कोई भारतीय सम्मिलित नहीं थे, सभी अंग्रेज थे और भारतीयों ने उसमें नारा दिया साइमन गो बैक। तो साथियों इस तरह 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। साथियों एक चीज देखेंगे कि इसी में फिर आगे के क्रम को सुधारते हुए होते हुए 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। साथियों ये वीडियो कैसी लगी आप अवश्य कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।